हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी साहित्य की सीरीज चल रही है, लेकिन उसी के साथ साथ में हम एक और सीरीज यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीटेट जुलाई 2024 के लिए सीडीपी की वन लाइनर 500 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण सीरीज यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाए हैं और जो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिए। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और भी बच्चों तक ये पहुंच सके। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाई क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज कर पाओ और अपने एग्जाम में यहाँ पर बेहतर से बेहतर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था। पहले एक पॉइंट यहाँ से बन जाता है, आपको यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि पियाजे की पहली अवस्था। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है। विकास के पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगर हम इनकी 4 अवस्थाओं की बात करें तो इन्होंने पहली जो अवस्थाएं दी है वो कौन सी दी है, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष है। जन्म से 2 वर्ष। आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर आप अपना दूर करते हुए चलना है। दूसरी अवस्था की बात करें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। थर्ड अवस्था है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है। कभी कभी इनका वर्ष ये अलग अलग भी आपको अलग अलग भी देखने को मिल जाता है अलग अलग बुक्स में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम फोर्थ अवस्था की बात करें, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से कितनी है, 15 वर्ष। तो आपको यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर हम पियाजे की बात करें, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी, संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और फोर्थ है इनकी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष बताइए। तो आपको ये बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन में क्या इसमें पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी, 4 अवस्थाएं दी है। तो उनमें से पहली अवस्था के बारे में पूछ रखा है कि जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, उसमें बच्चा किसके दौरान सबसे बेहतर सीखता है। तो अगर हम बात करें तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि बच्चे किसके दौरान सीखता है, तो इंद्रियों के दौरान यहाँ पर सबसे बेहतर सीखता है। जैसे कि आपने इंद्रियों के दौरान आँख, कान, नाक, त्वचा, इनके माध्यम से क्या सीखता है, बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। जैसे कि आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि आपने उसके हाथ में कुछ भी दिया तो सीधा वो क्या करता है, उसे मुंह में दे लेता है। तो किसके माध्यम से, जैसे पकड़ना, चूसना, इसके माध्यम से क्या करता है, बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो पियाजे के अनुसार जो विकास की पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, उसमें सबसे अच्छा जो बेहतर सीखता है बच्चा, वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। अगर हम बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की बात करें तो पियाजे के द्वारा पहचाना गया है। इन्होंने बच्चे के विकास की 4 अवस्थाएं दी है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। अगर हम यहाँ पर देखें, ज्ञान जो रचनात्मक सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। अगर हम यहाँ पर देखें, रचनात्मक जो सिद्धांत है वो किस शिक्षण पर आधारित है, वो करके सीखने पर आधारित है। बच्चा जितना करके सीखेगा उतना ही बच्चा आपको एक्टिव नजर आएगा और एक्टिव रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो शिक्षा प्रणाली है वो करके सीखने पर क्या करती है, विश्वास करती है। तो ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है, करके सीखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। अगर हम संज्ञानवादी या संज्ञानात्मक विकास की बात करें, सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, जीन पियाजे। और जीन पियाजे से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में गणित सीखने संबंधी एक क्षमता है। बच्चों में गणित संबंधी
सीखने संबंधी एक क्षमता कौन सी होती है? डिसकैलकुलिया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैलकुलेटर का आप एक इस्तेमाल किस में करते हैं? गणित में करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों को जो गणित संबंधी सीखने की एक क्षमता है वो क्या है? डिसकैलकुलिया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल किस में करते हैं? गणित में करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कौन सा है? डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है। अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया कि डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है, तो किस में परेशानी होती है? बच्चों को पढ़ने लिखने में डिसलेक्सिया में परेशानी होती है। और डिसकैलकुलिया किसके लिए? गणित संबंधी एक क्षमता के लिए है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। और कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? अगर हम स्टैनले हॉल की बात करें, इनका ये पॉइंट कई बार पूछा गया कि किसने तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा है। तो स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है? तनाव और तूफानी अवस्था कहा है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीन पियाजे से आपके वर्ष कितने वर्षों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में जीन पियाजे से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। अगर हम यहाँ पर देखें जीन पियाजे की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के क्या थे? निवासी थे। और ये क्या थे? एक चिकित्सक थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था? तो सर जीन पियाजे ने क्या किया था? अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था। और इन्होंने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में इनसे कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? जीन पियाजे। आप ये भी ध्यान रखते हैं चलिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है? अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें, ये क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्हें किसका मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? इन्हें पशु का मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया? आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और हम एक प्रयास करें ताकि आपका PY क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सको। जब मैंने भी अपने 2 बार सीटेट क्लियर किया तब मैंने भी PY क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिवाइज किया था और मैंने अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर किया। तो हम एक प्रयास करें ताकि आपका भी रिवाइज बेहतर से बेहतर हो पाए और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओ। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति। तो फ्रोबेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का क्या क्या प्रतिपादन किया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे। क्वेश्चन आपको इतना बड़ा दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर मेन उद्देश्य की बात करें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि परियोजना पद्धति के प्रतिपादन। यहाँ पर पूछा गया है परियोजना पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? तो किलपेट्रिक क्या है? इसके निर्माता है परियोजना पद्धति के। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वे क्या कहलाती है? आपको यहाँ पूछा है कि एक शिक्षिका, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें एक बच्चा है जो दृष्टिबाधित है और शिक्षिका क्या कर रही है कि कक्षा के जो अन्य शिक्षार्थी यानी कि सामान्य जो शिक्षार्थी है उनके साथ में सामूहिक गतिविधियों में उसे क्या कर रहे हैं? उस बच्चे को क्या कर रही है? शामिल कर रही है। तो वे किस प्रकार से वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पूछा गया है कि ऐसी शिक्षा क्या कहलाएगी? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार क्या कर रही है? शिक्षिका कार्य कर रही है। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सभी बच्चों को मिला जुला कर एक साथ शिक्षा दी जाए, यानी कि दृष्टिबाधित हो या विकलांग बच्चे हो, विशिष्ट बच्चे हो, सामान्य बच्चे हो, उन सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाए, ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। अगर हम कारक की बात करें, जहाँ पर भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक कारक आपको दिख जाए वहाँ पर आपको वाइगोत्स्की, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। वाइगोत्स्की का मानना था कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक के द्वारा ही बच्चों को क्या कर जाता उनका विकास किया जा सकता है। तो आपको जहाँ पर भी सामाजिक सांस्कृतिक कारक आपको देखने को मिल जाए वहाँ पर आपको वाइगोत्स्की आपका आंसर सही होने वाला है। तो आपको ये भी ध्यान रखते चलेगा। तो वाइगोत्स्की ने सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका पर बल दिया वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर बल दिया। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। तो इसमें पूछा गया है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि किस अवस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास क्या कर लेता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अगर हम किशोरावस्था की बात करें, किशोरावस्था में आपको मानसिक और शारीरिक परिवर्तन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। लड़कों की क्या है, आपको दाढ़ी मूछें निकलनी शुरू हो जाती है, भारी आवाज़, और लड़कियों की क्या, आपको उनका यहाँ पर मधुर आवाज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो विकास आपको देखने को मिलता है वो किशोरावस्था में देखने को मिलता है। जो पूर्णता को जो प्राप्त कर लेता है वो किस अवस्था में प्राप्त कर लेता है, किशोरावस्था में प्राप्त कर लेता है। आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। और स्टैनले हॉल ने इसे तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक गठन है। अगर हम यहाँ पर देखें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितनी बार घुमा फिरा कर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक, अगर हम बालक का सामाजिक प्राथमिक जो बालक का सामाजिक जो घटक है प्राथमिक बालक का, क्या है, परिवार है। परिवार को ही प्रथम सामाजिक घटक माना जाता है बच्चे का, कि बच्चे से, परिवार से ही क्या होता है, प्रथम सामाजिकरण होता है बच्चे का। तो किससे होता है, अगर हम द्वितीय घटक की बात करें तो आपका आस पड़ोस, स्कूल, ये द्वितीय घटक में आ जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखते चलेगा कितनी बार एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आगे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो बालक का सामाजिकरण का जो प्रथम घटक है वो क्या है, परिवार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वे बच्चा कहलाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक बच्चा है जो प्रतिदिन क्या कर जाता है, बालक क्या कर प्रतिदिन क्या होता है, कक्षा से भाग जाता है। तो ऐसा बालक क्या कहलाएगा, तो समस्यात्मक बालक कहलाएगा। कि बच्चा क्या कहलाएगा, ऐसा बच्चा जो प्रतिदिन क्लास से भाग जाता है वो कैसा बच्चा कहलाएगा, समस्यात्मक बालक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकलांग बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या होती है। अगर हम यहाँ पर देखें, जो सबसे ज़्यादा विकलांग बच्चों की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो क्या है, तो समायोजन की समस्या। विकलांग बच्चों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या यही है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं वे सामान्य बच्चों के साथ में समायोजन नहीं कर पाते। तो उनकी सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो क्या होती है, समायोजन की रहती है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्टैनले हॉल है। अगर हम स्टैनले हॉल की बात करें, इन्होंने ही किशोरावस्था क्या बताया, तनाव और तूफान की अवस्था बताएगा। और कितनी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरावस्था पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, स्टैनले हॉल। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश प्रकट करती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश प्रकट करती है, तो किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट होते हैं, तो किशोरावस्था में होते हैं। किशोरावस्था में ही क्या होता है कि मेरा आत्मसम्मान है। आपने देखा भी होगा, तो जो बच्चा किशोर है वो किसी की नहीं सुनता है, बड़े प्यार से उसे समझाना चाहिए। इस अवस्था में उसे, अगर आपके घर में कोई किशोर है, किशोरावस्था में कोई बच्चा है, तो उसे आप बड़े प्यार से उसे समझाना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन ये अवस्था ऐसी होती है कि बच्चा अगर गलत राह पर निकल गया तो वो गलत ही हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों को बड़े प्यार से समझाना होता है, उनको सही गलत के बारे में बताना होता है। तो ऐसी अवस्था क्या हो, तनाव और तूफान की अवस्था क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। और किशोरावस्था में आपको मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये अवस्था ऐसी होती है जो इस अवस्था में मानसिक, शारीरिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कहाँ पर प्रकट होता है, किशोरावस्था में प्रकट होता है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, तो सिगमंड फ्रॉइड। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बड़े ध्यान से देखते हुए चलना। आज की क्लास से आप यहाँ पर बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को ये क्लास पहुँच सके और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो हमारे 21वां क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। यहाँ पर पूछा गया कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है। अगर हम लैटिन भाषा की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या है, तो मुखौटा है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
23। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? अगर हम व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसका अभिप्राय क्या है कि वंचित समूह या विकलांग बच्चे जो सामान्य यानी कि सभी बच्चे एक साथ मिलकर, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे विकलांग बच्चा हो या वंचित समूह से बच्चा हो, ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा से अभिप्राय। तो आप ये भी ध्यान रखते चले, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत सीखना, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो अगर हम यहाँ पर देखें, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर के द्वारा दिया गया है। कोहलर की बात करें हम तो इन्होंने चिंपैंजी पर क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा दिया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है? थॉर्नडाइक ने सीखने का मुख्य नियम है, यानी कि अगर हम यहाँ पर पूछा गया है कि थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम है, अगर हम यहाँ पर देखें तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं? क्वेश्चन से यहाँ से भी बन जाता है। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं? मुख्य नियम इन्होंने बताए 3। कौन कौन से? पहला इन्होंने नियम दिया है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये इन्होंने क्या बताए? थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए? 3 बताए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, थॉर्नडाइक ने सीखने कितने मुख्य नियम दिए? 3 बताए, और गॉड नियम कितने बताए? 5। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया और क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे देगा, 3 आपको मुख्य नियम दे देगा और 1 गॉड नियम दे देगा। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें मुख्य नियम नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम है? 3 है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। और 5 कितने बताए इन्होंने? 5 इन्होंने गॉड नियम बताए। 5 कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचर्य का नियम। ये क्या बताया इन्होंने? 5 इन्होंने गौड़ नियम बताए। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम बताए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अगर मैं यहाँ पर देखें, अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो जन्मजात तथा अर्जित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों के बाद उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण क्या है? यहाँ पर पूछा गया है, आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है कि मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह बच्चा उस समय क्या नहीं समझ उस अवधारणा को क्या नहीं समझ नहीं पाया, परंतु कुछ वर्षों के बाद उसी बच्चे को वही अवधारणा समझाने का प्रयास किया, वह बच्चा क्या हुआ? तुरंत समझ गया। तो ऐसा होने का कारण क्या है? आपको समझ जाना चाहिए ऐसा होने का कारण क्या है कि बच्चा परिपक्वता की ओर है। आपको ऐसे समझ जाना चाहिए कि बच्चा क्या है? परिपक्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पर 2 बार ही यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो आपको बताना है कि ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है? करके सीखना। जितना बच्चा करके सीखेगा उतना ही क्या होगा? बच्चा एक्टिव रहेगा और बेहतर से बेहतर कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। दृष्टिबाधित बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। अगर हम यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि दृष्टिबाधित बालकों को शिक्षण देने की पद्धति क्या है, तो क्या है? ब्रेल लिपि द्वारा दृष्टिबाधित बालकों को शिक्षा दी जाती है। अगर हम ब्रेल लिपि की बात तो अगर हम यहाँ पर देखें ब्रेल लिपि की बात करें तो इसके जनक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जनक कौन है? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। दृष्टिबाधित बालकों को शिक्षण देने की पद्धति क्या है? ब्रेल लिपि। किसके द्वारा दी गई? लुई ब्रेल के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? अगर हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें तो इसका अंतिम स्तर क्या है? मूल्यांकन। मूल्यांकन करना क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। एनसीईआरटी जोर देती है। तो एनसीईआरटी किस पर जोर देती है? एनसीईआरटी बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देती है कि बच्चा क्या है? केंद्र में होना चाहिए। कि बच्चा क्या है? बच्चे को केंद्र में रखते हुए शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। तो कैसा होना चाहिए शिक्षा? एनसीईआरटी के द्वारा बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। परिवार एक साधन है।
तो यहाँ पर पूछा गया है परिवार कैसा साधन है, तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय लाइब्रेरी क्या है, औपचारिक शिक्षा का साधन है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। तो परिवार कैसा साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको बड़े ध्यान से देखते चलना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक क्या है। क्या आवश्यक होना चाहिए कि छात्र केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री होनी चाहिए और योग्य शिक्षक होने चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं, बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र, यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अगर छात्र क्वेश्चन नहीं करेंगे क्लास में तो वे शिक्षण अच्छा नहीं माना जाता है। तो कक्षा में शिक्षण तभी अच्छा माना जाता है जब क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विकास का वह क्रम जिसमें शारीरिक विकास सर से पैरों की दिशा में होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिर से पैरों की दिशा में जो विकास होता है बच्चे का वो क्या कहलाता है। तो ऐसा अगर हम यहाँ पर देखें विकास का वह क्रम जिसमें शारीरिक विकास सिर से पैरों की दिशा में होता है उसे क्या कहा जाता है, मस्तकाधोमुखी क्रम कहा जाता है, यानी कि सेफेलोकॉडल लो से कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे की बात करें जिसका विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है, ऐसा विकास को क्या कहा जाता है, मस्तकाधोमुखी कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक और ले लिया है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बालक का विकास केंद्र से शुरू होकर सिरों की ओर होता है, ऐसे विकास की दिशा का यह क्रम क्या कहलाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि मस्तकाधोमुखी में तो सिर से पैर की तरफ, और यहाँ पर पूछे तो बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर, यहाँ से केंद्र से सिरों की ओर अगर विकास हो रहा हो तो ऐसा विकास क्या कहलाता है, प्रोक्सिमो डिस्टल कहलाता है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कई बार एग्जाम में दोनों क्वेश्चन ही पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा डेस्क के रूप में देखा जाना चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं, यानी कि भारत में जो कक्षाएं होती है उसमें बहुभाषी छात्र होते हैं, यानी कि उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले, ऐसे काफ़ी बच्चे कक्षाओं में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षक को ऐसी बहुभाषी कक्षा को किस रूप में देखना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक को कैसे रूप में देखना चाहिए, संसाधन के रूप में देखना चाहिए कि कुछ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। संभावित विकास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संभावित विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। ZPD जहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाए तो वहाँ पर आपको अपना आंसर वाइगोत्स्की यहाँ पर आपका सही होने वाला है, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र ये किसी संप्रत्यय वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वाइगोत्स्की से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो ऐसे क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रारंभिक सामाजिकरण। कि बच्चे का क्या हो रहा है, परिवार से ही क्या माना जाता है, बच्चे का प्रारंभिक सामाजिकरण माना जाता है। और परिवार को ही बच्चे का प्राथमिक विद्यालय भी परिवार को ही कहा जाता है, और प्राथमिक सामाजिकरण भी कहाँ से होता है, परिवार से ही होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं, आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रारंभिक सामाजिकरण कहलाता है। आपको भी स्कूल में भी देखा गया होगा कि बच्चे को जब स्टार्टिंग में जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसकी मातृभाषा से ही पढ़ाया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। बच्चों में बुद्धि और विकास में क्या शामिल है। बालकों के वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। तो बच्चों के वृद्धि और विकास में क्या शामिल है, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों ही इनके बालकों के वृद्धि और विकास में शामिल है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें इतना प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप हमारा परिवार हो, तो हम अपने परिवार से नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 44वां।
नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? यहाँ पर पूछा गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। सबसे गहन और महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि सबसे गहन जो सामाजिकरण होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसके द्वारा कहा गया है? स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है। और किशोरावस्था में ही जो चरम सीमा पर पहुंचता है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास चरम सीमा पर पहुंच जाता है किशोरावस्था के दौरान। तो अब आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। तो सबसे गहन जो महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण में सांस्कृतिक प्रसारण और डैश शामिल है। तो सामाजिकरण में सांस्कृतिक प्रसारण और व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करना शामिल है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक है? तो प्राथमिक जो सामाजिकरण होता है वो परिवार से ही होता है और स्कूल को क्या माना जाता है? द्वितीयक सामाजिकरण माना जाता है बच्चे का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। डैश प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है जबकि डैश द्वितीयक सामाजिकरण का कारक है। आपको यहाँ से बताना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है। तो परिवार क्या है? परिवार प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है। जबकि अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण का कारक है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है इनसे। यहाँ पर आपको बताना है कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे ने क्या माना है। तो जीन पियाजे ने परिपक्वता को बच्चे के सीखने के संदर्भ में क्या दिया है? महत्व दिया है। लेकिन अगर हम लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण को महत्व दिया है। ये कई बार एग्जाम में इनसे दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है इनके क्वेश्चन में। तो अगर हम परिपक्वता की बात करें तो जीन पियाजे ने क्या दिया है? परिपक्वता को महत्व दिया है। परिपक्वता और जीन पियाजे ने क्या दिया है? विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। और अगर हम लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण को इन्होंने महत्व दिया है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले रहना बहुत कठिन है लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है। इसे क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले करना, यानी कि अकेले करना क्या है? बहुत कठिन है। लेकिन अगर उसे किसी का सहारा मिल जाए, यानी कि वयस्कों का या किसी कुशल साथियों को क्या मदद मिल जाए, तो मदद मिलना ही क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जो बच्चे को यानी कि किसी कुशल साथी या वयस्कों का क्या मिल जाए? मदद से संभावना, इससे क्या हो जाता है? ये क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये किसके अनुसार कहा गया है? वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया है कि कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले रहना बहुत कठिन है लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है। इसे कहा जाता है जेडपीडी। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? यहाँ पर पूछा गया कि थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो थॉर्नडाइक अमेरिका के क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्हें किसका मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कौन कहे जाते हैं? थॉर्नडाइक ही कहे जाते हैं। अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भी किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अगर हम इनके अन्य सिद्धांत के नाम की बात करें तो इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत भी किसके अनुसार दिया गया है? थॉर्नडाइक के अनुसार ही दिया गया है। तो अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। और कितनी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। और ये अमेरिका के क्या थे? मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने कहा है कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि किसके द्वारा कहा गया है कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में? तो जीन पियाजे ने क्या कहा है? जीन पियाजे ने कहा है कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा। और इसके अपोजिट ही किसने कहा है? वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में।
विचार बाद में। इनसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाले कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आपको यहाँ पर विचार की बात करें तो विचार पहले किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, भाषा पहले आती है और विचार बाद में। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित होती है। अगर हम सृजनात्मक की बात करें तो मुख्य रूप से क्या होती है, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अगर हम सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की बात करें तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्या करती है, अभिप्रेरणा क्या करती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो ये थे हमारे आज के 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपको हमें ये बताना है कि आपको हमारा कंटेंट आज की क्लास का कैसा लगा, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी या बुरी लगी, उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको हमें ये भी बताना है कि हम ऐसे ही वन लाइनर आपके लिए PYQ क्वेश्चन लेकर आए या 4 ऑप्शन में हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, आपको ये भी हमें बताना है। आपको ये बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको वन लाइनर में करनी है या 4 ऑप्शन के साथ में करनी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ही ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आई उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर लिखें, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें और आगे से आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।